नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बीडी निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कि दिल्ली से आई हुई है। पुराने साथी हैं। युवाओं के लिए उन्होंने लगभग 40 सालों में बहुत काम किया है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि छत्तीसगढ़ में भी वो लगभग 5-7 सालों तक रहे थे 1990 के दौर में, और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में कई जगह उनकी भूमिकाएं रही समय समय पर। आज हमने उनको यहाँ पर अपने इस स्टूडियो में न्यूज़ T20 में आमंत्रित किया है, उनसे कुछ बातें करने के लिए। हमारी जो उनके साथ आज बातचीत होनी है उसका विषय है यूथ, यूथ की भूमिका। आपको बता दें कि जो परिस्थितियाँ हैं वो ये हैं कि आज हिंदुस्तान विश्व में सबसे युवा देश के नाम से जाना जा रहा है। आप यदि गूगल के आंकड़े निकाल के देखें या और जो आपके पास आर्थिक जो भी सर्वे करके देखें तो उसमें आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि एक समय जबकि विश्व में दूसरे नंबर का था देश जनसंख्या के हिसाब से, चाइना हमसे आगे था, लेकिन पिछले 2-3 साल पहले हमने जनसंख्या के मामले में चाइना को पीछे छोड़ दिया है। आज हमारी आबादी करीब 145 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है और आज हम विश्व में नंबर 1 हैं। हमारी चूँकि आबादी बढ़ी हुई है तो निसंदेह उसमें कहीं न कहीं एक बेनिफिट भी हमको हुआ है, वो ये कि हम आज की स्थिति में पूरे विश्व में सबसे युवा देश के रूप में जाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ की यदि औसत आयु युवाओं की बात करें तो वो है 29। हालाँकि 15 साल से 29 साल के जो संख्या है वो हमारे पास 34% है और यूथ का जो एवरेज है वो 29 है। यदि हम अन्य विकासशील देशों की बात करें जैसे अमेरिका, वहाँ की आयु 35 है। जापान जो एक देखा जाए तो डेवलपमेंट के मामले में बहुत आगे है, वो 39 है। बहरहाल ये छोटी-छोटी बातें हैं जो मैंने बहुत आपको संक्षिप्त में बताई। इन सब चीज़ों में एक विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं, दिल्ली से आए हुए एक हमारे बहुत सीनियर जोशी जी, नमस्कार। श्याम जोशी जी। और मैं आज आपसे इन्हीं सब संदर्भ में हम चर्चा करूँगा जोशी जी से, क्योंकि युवाओं की हर दौर में विशेष भूमिकाएँ रही हैं। यदि हम बात करें आज़ादी से पहले की, तो चाहे उसमें चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे सरदार भगत सिंह हो, इन्होंने ये वो युवा थे जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने में उस समय के हिसाब से अपनी अलग भूमिका निभाई। उसके बाद 1947 जब हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद युवाओं की भूमिका अलग थी। जो 77 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, और अब क्या हो सकता है, इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ। जोशी जी, स्वागत है आपका नमस्कार। न्यूज़ T20 के ऑफिस में। आप कुछ अपने शब्दों में इस बातों पर रोशनी डालिए कि भारत आज युवाओं के मामले में, युवा शक्ति के मामले में किस स्थिति में है और इसका क्या उपयोग पहले हुआ था और भारत सरकार इसको क्या अच्छा उपयोग युवाओं के नाम से कर सकती है, क्या योजनाएं हो सकती है? नमस्कार दर्शकों, मुझे लगता है कि बद्रू भाई ने एक बहुत अच्छे विषय पे आज बात करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जब हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो भारत में आज जो नौजवानों की स्थिति है और जो जनसंख्या की दृष्टि से अब देखें तो भारत में सबसे ज्यादा युवा है, चाहे आप 15 से 29 साल की बात करें या हम अगर बात करते हैं कि जो 25 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो आज 50% ज्यादा है, और अगर हम 35 की बात करें तो वो 65% के आसपास हमारे देश में नौजवान। तो नौजवानों को किसी भी देश में या किसी भी परिस्थिति में अगर किसी देश से अलग कर दिया जाए तो देश का अपने आप में कोई वजूद बसता नहीं है। जब बात अभी कर रहे थे कि आजादी से पहले नौजवानों की स्थिति, मुझे लगता है कि जब देश गुलाम था तो नौजवानों के अंदर एक भावना थी कि हम गुलाम हैं, हम आजाद नहीं हैं, हम बोल नहीं सकते, हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो एक अंदर से आक्रोश था। तो अगर हम 1857 के बाद भी देखें तो धीरे धीरे ये आक्रोश बढ़ता गया और देश का सौभाग्य था कि महात्मा गांधी जैसे नेता इस देश को मिले और जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत में आए और उन्होंने न केवल पूरे भारत में घूमे बल्कि बहुत सारे आंदोलन हुए और 1885 में जो कांग्रेस बनी थी उसको आगे लेकर के, और वो कांग्रेस के चाहे जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हों, सरदार पटेल, अब मौलाना आजाद, इतने असंख्य नाम हैं जिनकी आप एक श्रृंखला बना सकते हैं। और उस समय सब लोग नौजवान थे और नौजवान उमड़ते थे और उनके अंदर एक इतना जज्बा था कि हमें देश के लिए अगर कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, जो भी चैलेंज थे, जो भी चुनौतियां थी। और मुझे लगता है कि उस समय कोई फूलों का हार नहीं मिलता था, उस समय लाठी मिलती, गोली मिलती थी और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी जो अपने आप में डरावनी थी, भयावही थी, लेकिन उन सब का उन्होंने मुकाबला किया और उनके अंदर एक यह बात थी कि मुझे अपने देश को आजाद कराना है।
तो जब नौजवान खड़े हुए, चाहे वो जलियांवाला बाग में लोगों को गोलियों से भुना गया हो, और ऐसे बहुत सारे आंदोलन थे, चाहे दांडी यात्रा की बात करें, और ऐसे बहुत सारे आंदोलन रहे भारत में जो हमारे नौजवानों ने लीड किया और एक इस मुकाम तक पहुंचे। चाहे हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो कहां जापान में और जाकर के उन्होंने आजाद हिंद फौज की संरचना की, तो नौजवान जुड़े और एक कारवा बना, और अल्टीमेटली अंग्रेजों को, जिनका साम्राज्य पूरे विश्व में जिनका सूरज अस्त नहीं रहता, इतना बड़ा उनका साम्राज्य था, और गांधी के नेतृत्व में बिना गोली और बारूद के और इस आजादी की लड़ाई में नौजवान आगे आए और अहिंसा और सत्य को लेकर के लड़ाई लड़ी गई, और अंतोगत्वा जो है भारत आजाद हुआ। तो आजादी के बाद की जो स्थिति बनी, तो फिर चुनौतियां बढ़ गई। पहले ये था कि देश को आजाद कराना है, अब ये हो गया कि आजाद देश के सामने उसको खड़ा रखना, उसको आगे ले जाना, उसको बढ़ाना, ये सब बातों को लेकर के हमारे जो आज भी अगर हम देखें तो हमारे संविधान में उस समय उन सब चीजों को लिया गया जो आज हमें लिखते हैं कि आज वो बहुत जरूरी है। गांधी जी के दौर की बात है, जो नेता तो उन्हीं का था, नेहरू जी, गांधी जी, लेकिन युवाओं की कितनी भूमिका थी आजादी को में? क्या उनके बिना आजादी संभव थी? देखिए बद्रू भाई, आप जो कह रहे हैं कि गांधी जब यहाँ से गए थे बैरिस्टर बनने के लिए, वो नौजवान थे। जी जी, हाँ। जवाहरलाल नेहरू, अगर आप देखें जवाहरलाल नेहरू जी के इतिहास को, मैं एक जगह पढ़ रहा था, क्योंकि हम वो सौभाग्यशाली लोग नहीं है जिन्होंने गांधी और नेहरू को देखा हो, हम उनके बाद पैदाइशी लोग हैं, लेकिन जो पढ़ने में आया कि उन्होंने अपने जवानी के 14 बरस जेल में, और वो जेल कैसी होगी इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। एक कोठरी होगी जिसमें शायद फर्श होगा कि नहीं होगा, वहां बाथरूम होगा कि नहीं होगा, लाइट होगी कि नहीं होगी, पंखा होगी। एक वह आदमी जो आनंद भवन में रहता है, जिसके पास सारे ऐशो आराम है सारे, और वो अपने जवानी को, तो उस समय जवानी को देश को समर्पित करने का जो भाव था ना, वो बहुत महत्वपूर्ण था कि आदमी को बाकी कोई चिंता नहीं थी, जो कुछ मिले नहीं मिले, भूखा रहे, लाठी खाए, लेकिन ये था कि मेरा देश आजाद होना चाहिए। गांधी जी तो अहिंसा के प्रतीक थे, अहिंसावादी नेता थे, लेकिन साथ में यहाँ सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे जो लोग, चंद्रशेखर आजाद, इनकी भी अलग भूमिका थी। आप इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि कितना सही था या कितना जरूरी था? बद्रू भाई, ये है कि देखिए, गांधी अनुभव और अहिंसा, देखिए दो चीजों को अगर हम देखना चाहें, भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया था और अहिंसा की बात उन्होंने की थी। उसके बाद में जो, जहां तक मुझे समझ आता है कि इस विश्व में मैं ये कहूंगा कि उसके बाद भगवान महावीर ने सत्य और अहिंसा की बात की थी, और उसके बाद गांधी ने सिर्फ अहिंसा और सत्य की बात नहीं की थी, उसने अपने जीवन में उसको ताकत, उसने चैलेंज किया, उसने चैलेंज किया कितनी बड़ी तोपों को कि हमारे सीने को चीर नहीं सकती, हम बिना तुम्हारे शस्त्रों के सामने लड़ेंगे, और लंगोटी पहन के सामने जा रहा है, बैरिस्टर के सामने जा रहा है लंगोटी पहन के। तो इसके अंदर, उसके अंदर पावर क्या थी? गांधी तो, जैसे किसी ने कहा था कि इतिहास पढ़ेगा कि हार्ड मास का कोई पुतला था, लेकिन अगर हम देखें तो उनके शरीर में कुछ नहीं था, बहुत ज्यादा भारी भरकम नहीं थे, बहुत सारे वस्त्र नहीं पहनते, एक लंगोटी पहन के जाते थे, लेकिन वो पावर क्या थी? हमारी जो आत्मिक या आध्यात्मिक पावर कहते हैं, वो अहिंसा। वही कर रहा हूं, कृष्ण ने जो कहा कि सत्य और अहिंसा में जो पावर है वो कहीं नहीं, और उस पावर को गांधी ने जिया। तो गांधी जी तो अब आपने जो कहा सुभाष चंद्र बोस ने जो किया, वो उनको जो सही लगता था, और मुझे लगता है कहीं कहीं आपको अपनी ताकत को दिखाने के लिए, देखिए बड़ी पावर है उसके सामने आप कहेंगे हम कमजोर नहीं है, हम भी कुछ कर सकते हैं। और जो चंद्रशेखर जी की आपने बात की, चंद्रशेखर ने बहुत अच्छा कहा, चंद्रशेखर जी ने कहा था कि अंग्रेजों के पास ऐसी कोई गोली नहीं है जो मेरी छाती को चीर सके। तो ये उसका जज्बा था, उनका एक तरीका था काम करने का, और आजादी में मुझे लगता है हर लोगों ने सहयोग किया, तो उस सहयोग में हमें आजादी मिली है। तो सबके अपने अपने रास्ते थे, वो अच्छे थे। गांधी जी तो कहते थे कोई आपको एक थप्पड़ मारा, दूसरा गाल भी आगे कर दो, हिंसा का तो उनका अगर आपने बद्रू जी इसको कभी सोचा गहराई से कि इसका क्या मतलब है कि एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर दो, इसका क्या मतलब है? लोग ये कहते हैं तुम कमजोर हो, थप्पड़ नहीं, ये पावर है। आप अगर मेरे को एक थप्पड़ मार रहे हैं तो मैं उसको सहन करता हूं, करके देखिए। अपने क्रोध को रोकना ये भी एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा चुनौती है। आप कभी प्रयोग करके, मैंने इस प्रयोग को किया है
कि जब आप किसी को आप एक थप्पड़ मारिए, उसको दूसरा करेंगे, वो डाउन हो जाएगा, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी कि ये देखिए ये कितना महान आदमी है। तो आपकी महानता एक थप्पड़ पे 4 थप्पड़ मारने से नहीं है। आप एक थप्पड़ को सहन करिए कि तू एक मारा, एक और मार दे, मैं तो उसको भी सहन कर जाऊं। तो ये आपकी सहन शक्ति को भी प्रकट करती है। अब ये जोशी जी आपने ठीक है, तो आज़ादी के पहले युवाओं की बारे में हमने अभी बात की। अब हम बात करना चाहेंगे कि जब 1947 में, आज से 77 साल पहले जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और देश ने एक नए विकास की यात्रा शुरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, और तब से लेकर अब तक, क्योंकि बहुत सारे जैसे प्लांट बने, उद्योग, रेलवे का विस्तार हुआ, कृषि के बारे में बहुत सारी नीतियां बनी, युवाओं की उस देश के विकास में आज़ादी के बाद खासतौर पे भूमिका कैसी रही? मैं वही कह रहा था कि 47 में फिर आपके पास चैलेंज बदल गए, तब आपके पास निर्माण का आया। अब आपको निर्माण करने के लिए आपके पास बहुत सेक्टर थे। तो हमारे जो अग्रणी लोग थे जो सरकार में आए, अब हमारे, वही मैं कह रहा, संविधान में 4 महत्वपूर्ण चीजों को उन्होंने रखा कि एक कार्यपालिका होगी, एक न्यायपालिका होगी, एक विधायिका होगी। तो इन सबको अलग अलग बैलेंस किया चीजों को, और सबको एक जिम्मेदारी थी। तो मुझे लगता है कि हमारे सरकार ने उस समय सोचा कि एग्रीकल्चर को कैसे मजबूत किया जा सकता है। आपको भाखड़ा नागर डैम बनाया हो, और भी बहुत सारे डैम उस समय बनी। तो ये देखा कि सबसे मूलभूत क्या चीज है, पानी। बिना पानी के कोई चीज नहीं होगी। खेती खास तौर तो खेती को लेकर के हम, क्योंकि कृषि प्रधान देश हम थे, तो खेती को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, ट्रांसपोर्ट को लेकर के, तो जिस देश में सुई नहीं बनती थी, उसमें आज देखिए कि हम लोग क्या क्या बना रहे हैं। और ये सब काम बिना युवाओं के लिए संभव नहीं था। उस समय हमारे जो इंजीनियर रहे हों, चाहे हमारे डॉक्टर रहे हों, चाहे टेक्नोक्रेट रहे हों, और जो भी लोग रहे, उन्होंने एक अभियान के रूप में, एक योजनाबद्ध तरीके से इन सब चीजों को खड़ा किया। तो युवाओं को आप कभी अलग नहीं कर सकते किसी भी सब्जेक्ट में। और मुझे लगा कि उस समय के युवाओं ने जो काम किया आज हमारे लिए आइडियल है कि किस तरह से उन्होंने देश को खड़ा किया। आप देख रहे हैं अभी हम देख रहे हैं कि भारत जो है विश्व के 5वीं अर्थव्यवस्था बना, और जबकि वह देश जिसमें एक सुई नहीं बनती थी, वो अगर 5वीं अर्थव्यवस्था, तो कितना बड़ा लंबा सफर हमने तय किया है। और उसमें युवाओं की भूमिका मुझे लगता है बहुत अच्छी है। हमारे देश में जो युवाओं की भूमिकाओं के बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है हिंदुस्तान में। पिछले 20, 25, 30 सालों में ये चीजें ज्यादा सामने आ रही हैं। ये भी देखा गया कि हमारे यहाँ के बहुत सारे जो इंजीनियर्स, डॉक्टर आज विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, और आज से नहीं, आज से 50 साल पहले भी स्थिति थी। क्या हमारे देश में उस समय संसाधनों की कमी थी, या हम अपने यहाँ के युवा प्रतिभाओं को पहचान नहीं पा रहे थे, जो उनको यहाँ से निकल करके कोई अमेरिका, कोई रसिया, कोई जर्मनी, हमारे कहाँ से उतना टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय, कंप्यूटर का युग नहीं था। तो उस समय क्या हम लोग उतने कैपेबल नहीं थे जो अपने युवाओं को ज्यादा उपयोग कर पाते? बद्रू भाई देखिए, आपको मैं बहुत पीछे ले जाना चाहूंगा। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो क्या नौजवान नहीं थे? कितने लोग आए? बहुत कम लोग आते हैं ना। हाँ जी। तो जब देने की बात आती है तो बहुत कम लोग आगे आते हैं, जब लेने की बात आएंगी तो भीड़ आ जाएगी। तो इसीलिए जो बाहर जा रहे हैं, या तो उनका कभी आप मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो बाहर वही जाता है। अपने वतन को कौन छोड़ता है? जो धन का लोभी होगा, जिसको बहुत धन कमाना है, और जिसका संतोष खत्म हो गया, वो फिर बाहर जाके कहीं दूसरी जगह तलाश। लेकिन जब संसाधन नहीं होंगे, संतोष ठीक है, एक यदि नीड है इंसान की, आज यदि किसी, आज हमारे यहाँ देखा जाए, आज जो भी हमारी जो जीडीपी बढ़ी है, जो भी अर्थव्यवस्था जो उसमें एक बड़ा योगदान हम ये देख रहे हैं कि यहाँ जो बच्चे बाहर विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, जर्मनी, अमेरिका, हर जगह है, तो कहीं ना कहीं से उसका इफेक्ट तो उसमें आता है। आज मुस्लिम कंट्रीज में बहुत सारे यहाँ के लोग जाके काम कर रहे हैं, तो उसका विकास, जो परिवार के विकास में उसका असर पड़ता है। तो बाहर जाने से तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका प्लस ही हुआ है, देखा जाए अर्थव्यवस्था। नहीं देखो बद्रू भाई, आप कह रहे हो वो ठीक है कि जैसे आप बात करिए कि दुबई है, हाँ, दुबई में हिंदुस्तान के बहुत लोग जाते हैं, वो पैसा कमा के लाते हैं। नो डाउट जब आदमी बाहर जाएगा, और मैंने पहले ही कहा वो धन कमाने के परपेक्स में जाए, हाँ, और वो धन कमा के लाता है, उससे हमको लाभ होता है। देखिए संसाधन हमारे कैसे बढ़ेंगे? जब हमारे यहाँ की प्रतिभा यहाँ रहेगी, वो विकास करेगी, तो क्या होगा, आगे चीजें बढ़ेगी। और वो अगर पलायन कर जाएगी, अब आप देखिए हमारा गाँव का बहुत बड़ा रोल था। जब तक नौजवान गाँव में रहा तो गाँव बहुत अच्छी स्थिति में। आज गाँव में जाए तो वीरानियत
होते जा रही है कि जो नौजवान थे वो निकल निकल के शहरों की ओर, तो आकर्षण कहाँ है? खेती नहीं करना चाहते, वही टेक्नोलॉजी में वही आना वही चाहते मैं कर रहा हूँ कि आकर्षण कहाँ है? हम्म, आकर्षण का केंद्र बदल गया। हम्म, पहले हम देखें कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे चित्र होते थे, जो महापुरुष होते थे, तो उनके चित्र हमारे लगे रहते थे, और हमें जब पढ़ाया जाता था तो बहुत अच्छे चरित्रों को पढ़ाया जाता, चाहे मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ाई जाती हों, और चाहे दूसरे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे कि जो ऐसे करेक्टर होते थे, जो मॉडल होते थे। अब हमारे मॉडल बदल गए हैं। आज हमारे पास मॉडल, अगर हम सोसाइटी में देखें तो हमारे मॉडल बिल्कुल बदल गए हैं। तो निश्चित रूप से फिर उसका आइडियल क्या हो गया? आज देखिए, हम जब हम बात करते हैं भारत में आजादी के समय, या मैं 50 के दशक तक आपको ले जाता हूँ, या 80 के दशक तक आप आ जाइए, हमारे यहाँ सड़क पे गाड़ियां बहुत कम होती थी। आज हम जिस कॉम्प्लेक्स में बैठे वहीं आसपास में 200 गाड़ियां खड़ी होंगी, और उसमें भी अलग अलग मॉडल की गाड़ियां खड़ी। तो आई ना, विकास हुआ है, संसाधन बने हैं, सब चीजें हुई हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि हम सबके माफिक वो हो। तो उसमें क्या हुआ कि जिनको लगा मेरे माफिक यहाँ नहीं, मैं दूर चला जाता हूँ, वो फिर वहां देखिए कंपटीशन की बात आती है। एक समय था कि जब एक सीट पर कहीं जॉब की बात थी सरकार के में, सरकारी नौकरियों में, तो एक के अगेंस्ट में 40 दावेदार उम्मीदवार रहते थे। आज वो स्थिति डबल सुपर हो गई, लाखों में चली गई, है ना। एक पे 80-100 हो जा रहे हैं, एक मतलब पोस्ट एक है। तो भाई जाहिर सी बात है कि रोजगार जब इंसान को अपने आसपास नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह जाएगा। आज हिंदुस्तान की परिस्थितियां ऐसी हैं कि छत्तीसगढ़ के बच्चे कमाने के लिए जिस काम को यहाँ करें उनको 20,000 रुपये मिलता है, लेकिन वही अगर मान लीजिए कर्नाटक चले जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं, तो हमको 40,000 50,000 मिलता है। ये हमारे यहाँ जो ये भिन्नता है, जो इसमें जो स्टेटस कहा जाए, सैलरी स्टेटस, वो यहाँ अंतर है। और वही बच्चा जब बाहर जाता है तो लाखों में खेलता है। तो ये तो परिस्थितियां हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट का ऐसा नहीं लगता कि वो मुहैया नहीं कर, इसलिए मजबूरी में जा रहे हैं वो लोग युवा भाई? देखिए, मैं बात करता हूँ, मैं दिल्ली में कुछ दिन रहा हूँ, तो मैंने दिल्ली में देखा, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मतलब देश का कोई हिस्सा नहीं है। इवन नेपाल और बाहर के लोग भी आते हैं और वो दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली सबको रोजगार देती है। ऐसा नहीं है। दिल्ली में क्या है कि आदमी 3 काम करता है। मैंने देखा, एक बच्चा वहां पढ़ रहा है, ठीक है, और शाम को 5 बजे वो रिक्शा लेके रिक्शा चला रहा है, कमा रहा है, अर्निंग कर रहा है, और रात को कहीं जो है गार्ड की नौकरी कर रहा है। तो वो 3 काम कर रहा है, तो उसको तीन टाइप की सैलरी। अच्छा, यहाँ क्या होगा, सुबह से लेके शाम एक नौकरी करेगा तो पैसा उसको एक ही मिलेगा, उधर 3 तरह से वो पैसा कमा रहा है, तो वो पैसा बढ़ता है। दूसरा क्या होता है, यहाँ रहता है तो युवा वो संकोच करता है कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं, मैं कम मांगने जाऊं या नहीं जाऊं, काम कहीं लेऊं कि नहीं लेऊं। अच्छा, वहां क्या है कि आपको अपॉर्चुनिटी 20 जगह जगती है, वहां उसको कुछ तो पहचानने वाले हैं नहीं, तो कहीं भी जाके कुछ भी काम कर लेगा, रिक्शा भी चलाएगा, गार्ड की नौकरी भी करेगा, वो कुछ भी वहां जाके कर लेगा, तो उसको संकोच नहीं होगा। यहाँ क्या उसको संकोच होता है, इसलिए काम नहीं करता, कहीं ना कहीं शर्म महसूस होती है। दूसरा क्या है कि हर स्टेट में अपॉर्चुनिटी खूब बढ़ी है। अब मुझे याद है जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो सबसे पहले कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, तो आंदोलन लोग खड़े हुए थे कि ये सरकारी नौकरियां खत्म हो, क्लर्क की नौकरियां खत्म हो जाएंगी, ये एक बड़ा आंदोलन चले। लेकिन आज देखिए कि भारत जो है सबसे ज्यादा जॉब अगर कहीं है तो वो कंप्यूटर उसमें मिल रहा है। तो ये कभी कभी कुछ मिथ्स भी होते हैं जो सोसाइटी में चलते हैं, उनसे भी थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी कोई भी हो उसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए और उससे फायदे ही होंगे। अब ये निश्चित रूप से है कि आज का जो विश्व को हम अगर देखेंगे तो मैन पावर धीरे धीरे कम होंगे। हम लोग टेक्नोलॉजी ले आए हैं तो मशीनों पे हमारी निर्भरता अब दिन ब दिन बढ़ती ही जानी है। तो इसलिए हम लोगों को उस तरह से आगे जाना पड़ेगा कि हम ब्रेन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कैसे करें। चूंकि हम अब 145 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं, विश्व में नंबर 1 है, तो जाहिर सी बात है। और यूथ की जो आबादी, जैसा कि बताया कि 1529 के हमारे पास जो है 34% लोग हैं, और हम लोग आज भारत विश्व का सबसे युवा देश के हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें बेरोजगारी या जो जॉब रिक्वायरमेंट बड़ी गवर्नमेंट के लिए जैसे कहा जाए क्या होना चाहिए, मतलब देश के बच्चे देश में रह के ही विकास करें, तनख्वाह उनको अच्छी मिले, उसके लिए क्या योजनाएं में क्या आवश्यकता है कि योजनाएं गवर्नमेंट बनाए या उनको कैसे उपयोग कर सकती है युवा शक्ति का? देखिए, अब यही बात आ रही है बद्रू भाई कि नौजवान आपके पास है, इसका मतलब पावर है।
आपके पास हैंड्स हैं। हम्म। तो अब मैं थोड़ा सा फिर आपको पीछे ले जाऊंगा। गांधी ने स्वतंत्र आंदोलन में कहा हम चरखा चलाएंगे। क्यों कहा गांधी ने चरखा चलाएंगे? क्योंकि हमारे पास लोग थे, हमारे पास उद्योग नहीं थे, और चूंकि हमारा हाथ करघा बहुत स्ट्रांग है। और उस समय आप लोगों को सुना है कि ढाका की जो मलमल बनती थी कितना उसका महत्व था। तो हमारे पास ये सारे हुनर थे। धीरे धीरे क्या हो कि हम उन हुनरों को तो खत्म कर दिया, और हर आदमी क्या चाहने लगा है, मुझे सरकारी दो। किसी भी सरकार में अगर टोटल पॉपुलेशन का हम लेते हैं तो 1 से 2% से ज्यादा नौकरियां नहीं होती है। तो अच्छा, पहले हमारे क्या कि हम लोग एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंड थे। तो हमारा 60 से 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर रिलेटेड कामों से हम लोग काम, चाहे वो खाती का काम हो, बढ़ाई का हो, अलवारी के काम हो, सारे काम हमारे गांव में हो। तो हर परिवार को काम हमारे को गांव में मिल जाता। अब धीरे धीरे क्या आगे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आ गई तो सब काम उधर आ गया। अच्छा, हर नौजवान ये चाहता है कि मुझे फैक्ट्री में काम पड़े। तो अब दो ही चीजें हैं, एक सरकारी सेक्टर है और एक गवर्नमेंट सेक्टर है। तो चूंकि अभी प्राइवेट सेक्टर है, तो अभी आप देख रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि स्किल पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और जो नौजवान हैं उनको भी थोड़ा बदलना पड़ेगा कि हमको नौकरियों के अलावा भी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। जो स्टार्टअप का विषय है कि आजकल जिस तरह से स्टार्टअप आ रहा है, तो उस पे ज्यादा ध्यान करना पड़ेगा। और मैं फिर कहूंगा कि हमें अपने पास एग्रीकल्चर पे पुनः लौटना पड़ेगा। एनिमल हस्बेंड्री और हैंडीक्राफ्ट, इन सब चीजों को सेक्टर पे नौजवानों को फोकस करना पड़ेगा। और चूंकि भारत तो विविधताओं का देश है, यहाँ टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है, तो उस सेक्टर में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वहां भी काम करना चाहिए। अब तो एक नया सब्जेक्ट आया हेल्थ टूरिज्म का। बाहर अगर मान लीजिए आप हार्ट का ऑपरेशन करा रहे हैं तो बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, यहाँ 5 से 7 लाख रुपए में आपकी हार्ट सर्जरी हो जाती है। हाँ, तो ये भी एक सब्जेक्ट है। तो आपको नए नए सेक्टर्स को खोजना पड़ेगा, और सरकार को भी ये देखना पड़ेगा कि जो नौजवान है उसका एजुकेशन बहुत अच्छा हो, क्योंकि आदमी के पास इंफॉर्मेशन हो सकता है लेकिन नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जिसके पास नॉलेज होता है उसको फिर रोजगार के लिए तलाश करने की जरूरत नहीं है, वो कहीं न कहीं अपने नॉलेज से काम को कर लेगा। क्या वजह है कि गवर्नमेंट सेक्टर से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर ज्यादा जॉब प्रोवाइड कर रही है, ज्यादा अच्छी सैलरी दे रही है? गवर्नमेंट सेक्टर में तो एक लिमिटेशन है, एक निर्धारित निश्चित पोस्ट है, उसी पर कंपटीशन बहुत जबरदस्त है, और लोगों का हालांकि झुकाव उस पर फर्स्ट प्रायोरिटी में रहता है। लेकिन ये देखा गया कि अगर बाई द वे किसी को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं मिली और प्राइवेट में उसको कहीं जाना भी पड़ गया तो उससे ज़्यादा कमा रहा है। तो कितना ज़्यादा यूजफुल है ये कि प्राइवेट सेक्टर का युवाओं के लिए आगे आना या उनको अपॉर्चुनिटीज देना? देखो बद्र भाई, ये तो मानना ही पड़ेगा, युवाओं को प्राइवेट सेक्टर की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा। और जितना पैसा आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा, देखिए गवर्नमेंट सेक्टर की जैसे आपने कहा कि कुछ लिमिटेशंस हैं और वो रहेंगी। देखिए आपका अगर मान लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो एजुकेशन में जितनी स्कूल हैं, जितने सब्जेक्ट होंगे, जितनी क्लासे उतने ही टीचर लगेंगे, उससे डबल तो नहीं लग सकते। तो उसमें स्कोप बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, कहीं जाके एक जगह आपको स्टॉप करना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर आप 1 फैक्ट्री लगा रहे हैं, 2 फैक्ट्री लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं। और आज जैसे बात करते हैं हम, विश्व में भारत सबसे बड़ा मार्केट भी है, बाजार भी है। तो आप आज देखिए हमारे देश में बाहर से बहुत सारा सामान आ रहा है। जैसे चाइना का आज देखिए, हर चीज आपको चाइना के बाजार में, अगर आप अपना भिलाई में भी यहाँ देखेंगे तो चाइना का बहुत आइटम आपको मिलेगा। तो जब हम चाइना से उस प्रोडक्ट को ला सकते हैं, और जब हमने विदेशी सामान की होलियां जलाई थी आजादी में, तो आज हम अपने देश के लिए तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आसान परिप्रेक्ष्य में चले गए और एक सस्ते का कंसेप्ट में आ गया, चाइना से सामान लाओ और यहाँ अच्छे पैसे में बेच दो। तो मार्केटिंग का एक फंड आया, तो उसमें हम लोग करते हैं। हमें कहीं न कहीं प्रोडक्शन में भी जाना पड़ेगा, और जो चीजें चाइना अगर कम पैसे बना सकता तो हम क्यों नहीं बना सकते? तो हमें बनाना चाहिए, और सरकार को कुछ इस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए कि जिसमें युवा इस तरह के कामों पे अपना थोड़ा सा फोकस करे और आगे आए। किसी भी देश की जो डेवलपमेंट जो महत्वपूर्ण पड़ा तो एजुकेशन और हेल्थ देखा जाए, ये बहुत कुछ मेन इफेक्ट करता है। हमारे यहाँ जो एजुकेशन है उसको यदि देखा जाए एम्प्लॉयमेंट बेस के हिसाब से हम देखें अगर, तो उसका उपयोग उस एजुकेशन का कहीं पर समझ में नहीं आता। जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन हमारे यहाँ नहीं रही है।
तो क्या इसमें शिक्षा में कुछ नहीं बदलाव की नहीं, आवश्यकता है? शिक्षा में तो मैं वही कह रहा था कि शिक्षा में तो बदलाव और परिवर्तन की जरूरत हमेशा से रही है, पर जो आप कह रहे हो मैं ये कह रहा हूँ कि जब बच्चा स्कूल जाता है जी जी तो उसको जाना, स्कूल जाना है, बस इतना ही पता होता है। अगर गांव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्कूल जाना है, ठीक है, वो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ लेता है, फिर 9वीं 10वीं में चला जाता है, 10वीं में जाता है तब उसको पता होता है कोई सब्जेक्ट उसको लेना है। तो गांव में जो सब्जेक्ट होता है उसके अलावा उसके पास विकल्प नहीं होता। तो 2 से 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छा से विकल्प चुन के किसी उस धारा में जाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, बस पढ़ना है और एक डिग्री लेना। तो गलती वहीं से होती है, सिस्टम में गलती नहीं है, सिस्टम जो हम चूज कर रहे हैं वहां कुछ प्रॉब्लम है। और वहां अगर हम ये क्लैरिटी कर लें, और मैं कहता हूं कि अगर सरकार इसमें आगे आए और एक कैरियर काउंसलिंग का कुछ काम अगर कर ले कि जो बच्चा 9th 10th में पढ़ता है तभी से उसकी काउंसलिंग हो कि उसको कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है और उसको क्या बनना है, ये अगर उसकी क्लियरिटी हो जाए तो फिर वो सड़क पे नहीं घूमेगा, वो अपने आप उस टारगेट पे चला जाएगा। तो हमने कहीं टारगेट फिक्सिंग की कुछ प्रॉब्लम है। और जैसा आप कह रहे थे कि जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि स्किल पे हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो जो बच्चा स्पोर्ट्स में जा सकता है तो उसको फिर शुरू से ही आप स्पोर्ट्स में डालिए। अगर मान लीजिए जिसको आप में लगता है कि उसमें ये टैलेंट है कि वो बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता है, तो फिर उसको आप उस तरह के साइड में पढ़ाइए। तो हमें टैलेंट सर्च और कैरियर काउंसलिंग का जो काम है सरकारों को, उस पे कहीं न कहीं फोकस करना पड़ेगा और फिर जाकर के उस बच्चे को जो है फिर आगे लेके जाएंगे तो वो बच्चा बहुत अच्छा निकलेगा। अभी का आखिरी क्वेश्चन में एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, जहां पर आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में हैं और सरकार का ये दावा भी है, जो काम जिस ढंग से चल रहे हैं कि बहुत जल्दी हम 3rd रैंक में भी पहुंच सकते हैं, पहुंचने वाले हैं बहरहाल। तो सरकार को आज की युवा पीढ़ी के लिए और क्या क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जो उसका अच्छे से अच्छा उपयोग हो सके करंट आज के दौर में, खास तौर पर? देखिए मैं वही कह रहा था कि जब आप जब 3rd इकोनॉमी बनेंगे वर्ल्ड की, तो इसके बाद ये होगा कि आपके पास पैसा उतना होगा। तो अब वो उतने पैसे में कितने लोग एडजस्ट हो रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपके पास मान लीजिए अरबों खरबों रुपए हैं और वो अरबों खरबों रुपए को आप सर्कुलेट नीचे अगर नहीं कर पाए, उसका लाभ नीचे मिलना, तो इकोनॉमी होने का फायदा नहीं होगा। लेकिन इकोनॉमी अगर हम 3rd इकोनॉमी हो रहे हैं तो हमें उसके साथ साथ तो हमारे जो 145 करोड़ लोग हैं उनका भी जीवन स्तर बढ़े, और जैसे हम करें कि हर हाथ को काम मिले, तो हर हाथ को काम मिलेगा तो हमारी इकोनॉमी अपने आप, जैसे अब आप जीडीपी की बात कर रहे थे, तो जिस देश में 70 से 80% कंट्रीब्यूशन जो एग्रीकल्चर का होता, आज हम 5 से 6% पे आ गए। तो जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है उधर को लाइए तो वो ग्रो करेगा। अब क्या हो गया कि हम लोग सारा इंडस्ट्री सेक्टर जो है या सर्विस सेक्टर है और मार्केटिंग, इन तीनों पे जाकर के हम इकोनॉमी को बढ़ाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रियलिटी का जो ग्राउंड है, जो जमीनी स्तर पे हम चीजों को करना चाहेंगे, तो उस पे फोकस सरकार को करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से भारत जो है वो विश्व में अच्छे मानचित्र पे खड़ा होगा। भारत कृषि प्रधान देश रहा हुआ है, जबकि इसके तुलना में यदि देखा जाए अमेरिका, जापान जैसे कंट्रीज हैं, वो टेक्नोलॉजी पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। और क्योंकि जो नौकरियां बड़ी सीमित है, तो क्या इंडस्ट्रीज और जो प्रोडक्शन पे डाइवर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, युवाओं के लिए अच्छे उसमें प्लेटफॉर्म मिले? नहीं, उधर तो जाना ही पड़ेगा भाई, प्रोडक्शन की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। तो आज कंप्यूटर है, आज मोबाइल है, आज देखिए जो ये बहुत इन्होंने रोजगार को दिया भी है। आज जो हमारे यहाँ नहीं आप देखिए बिजुल भाई, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, आप देखिए कि जो बच्चा कंप्यूटर पढ़ गया वो बेरोजगार नहीं घूमेगा, लेकिन जिसने बीए किया है उसको कहीं रोजगार नहीं है। दोनों स्थितियां। तो ये एजुकेशन का जो फाल्ट, तो अब आप उसको एजुकेशन फाल्ट, उसने उसका वो चयन ही नहीं कर पाया ना, उसका जॉब ओरिएंटेड जो कंप्यूटर का एजुकेशन है वो जॉब ओरिएंटेड होकर देखा जाए। आप देखो बद्रू भाई, आईटीआई जो करता है, हाँ, वो कहीं न कहीं अपना काम करेगा। हाँ, जॉब नहीं भी मिला तो खुद का काम शुरू कर लेता है। मैं वही कर रहा हूँ, जब भारत आजाद हुआ तो कंसेप्ट आईआईटी का कंसेप्ट कब आया, एम्स का कंसेप्ट कब से है, उन्होंने कब सोचा कि हमारे यहाँ जो अच्छा टैलेंट होगा उसको आईआईटी लेवल तक लेके जाना है, उसको बच्चे को कहाँ तक पढ़ना है। तो एजुकेशन सिस्टम पे, चाहे हेल्थ के सिस्टम पे, सब पे काम हुआ है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये है कि
जो भारत की जनसंख्या है उसके हिसाब से वो बहुत छोटा लगेगा आपको। और जिस तरह से हमने जनसंख्या ग्रो की, भाई आप देखिए कि 34 करोड़ लोगों के जीवन यापन के लिए कितने संसाधन चाहिए, और 145 कितना गुना बढ़ गया वो। अच्छा, पहले अब मैं देखता हूं कि आदमी रोटी कपड़ा मकान के अलावा बहुत ज्यादा सोचता नहीं था, क्योंकि पहले आवश्यकता ही उतनी थी। एक कमरा हो गया, खाना की व्यवस्था हो गई, चलो चल दिया। एक साइकिल होती तो बहुत बड़ा आनंद होता था। आज जो है मोटरसाइकिल और कार वाला भी, उसको भी संतुष्टि नहीं है। वो देखता है कि ये कार नहीं, मेरे दरवाजे पे 4 कार होनी चाहिए। तो ये अनलिमिटेड चीजें हैं, तो इतना चीजें हो गई है, प्रतिस्पर्धा निश्चित रूप से बढ़ी है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है हमको आशावादी होना चाहिए, और भारत जैसा देश है जो कभी हार नहीं मानता है, और मुझे लगता है नौजवान को भी कभी हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो निश्चित रूप से ये अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात कही जोशी जी ने कि नौजवानों को कभी हार नहीं माननी चाहिए, और 77 साल के इस लंबे सफर में भारत ने बहुत सारी ऊंचाइयां को छुआ है। और ये देखा जाए कि उतार चढ़ाव तो जैसे जिंदगी में आते हैं इंसान के, हिंदुस्तान के हिस्से में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन 77 साल के सफर में भारत ने निसंदेह आज देखा जाए तो बहुत सारी ऊंचाइयों को छुआ है, चाहे वो जनसंख्या के मामले में हो, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, और चाहे वो अन्य करने के मामले में। और एक समय जब कि सिर्फ कृषि प्रधान देश हुआ करता था भारत, आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आज श्याम जोशी जी के माध्यम से हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ये हमारा पहला उनका इंटरव्यू था, दिल्ली से हुआ है, हमको मौका मिला, हमारा सौभाग्य है कि इस संदर्भ में हमारा कि उनसे ज़्यादा बात करना चाहते थे, लेकिन उनके पास भी समय कम है, तो हम फिलहाल आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। और आप सबके लिए ये एक मैसेज है कि कम से कम आप भी अपने आसपास, अपने परिवेश में युवाओं से, जो युवा शक्ति है, युवाओं के लिए क्या आपका योगदान सामाजिक एक नागरिक के रूप में कैसा हो सकता है, एक समाज के नागरिक के रूप में कैसा हो सकता है, इस पर आप भी केंद्रित करें। सारी जिम्मेदारियां सरकार की नहीं होती हैं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है वो भी अपने आसपास अपना माहौल ऐसा क्रिएट करे। और जो जहाँ तक नौकरी का मामला है, जहाँ प्रोडक्टिविटी का मामला है, उसमें उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। आज के लिए बस इतना ही। हम एक बार फिर आपके सभी दर्शकों से नमस्कार चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।